नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूं शिवानी शर्मा। साहित्य केवल लिखा नहीं जाता, जिया जाता है और कुछ व्यक्तित्व अपने जीवन से ही साहित्य का एक नया अध्याय बन जाते हैं। आज का यह विशेष संवाद समर्पित है उस भाषा को जिसकी मिठास लोकगीतों में गूंजती है, जिसकी संवेदनाएं जनमानस की धड़कनों में बसती हैं और जिसकी समृद्ध परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए है। हमारी अपनी अवधी भाषा। अवधी साहित्य की इसी गौरवशाली परंपरा को अपने लेखन, शोध, संपादन और साहित्य साधना से समृद्ध करने वाले एक विशिष्ट व्यक्तित्व आज हमारे बीच उपस्थित है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत वरिष्ठ साहित्यकार, शोधकर्ता, संपादक, आलोचक तथा अवधी भाषा के प्रख्यात चिंतक आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, आपका रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपने दशकों तक साहित्य साधना के माध्यम से न केवल अवधी भाषा के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण प्रयास किया है। आज हम आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी से अवधी भाषा की विकास यात्रा, उसकी वर्तमान चुनौतियों, साहित्यिक योगदान और भविष्य की संभावनाओं पर विशेष बातचीत करेंगे। आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। जी धन्यवाद। सर, हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी की जनपदी बोलियों का क्या योगदान रहा है? दरअसल जब हिंदी और बोलियों की आप बात करते हैं तो हिंदी का इतिहास 150, 200, 250 साल का है जी। लेकिन बोलियां जी, जिन्हें जनपदीय साहित्य कहा जाता है जी, इन्हें लोक भाषा भी कहा जाता है, विभाषा भी कहा जाता है जी, इनका साहित्य हजारों साल पुराना है। जैसे इसी रायबरेली में जी जो पैदा हुए थे मुल्ला दौद, जिन्होंने चंदाएं लिखी, अच्छा, वो 12वीं 14वीं शताब्दी का वो कालखंड था, तो अवधी में लिखा गया। अच्छा, तो आप जरा सोचिए कि इस लोक भाषा से हिंदी का कितना जो है जुड़ाव है जी, और हिंदी का कितना प्राचीन इतिहास है जी। तो ये जो जिनकी बात में जनपदीय भाषाएं बोलियों कहा, अच्छा, ये हिंदी में इनकी संख्या लगभग 20 के आसपास है। अच्छा, इधर से जब पूर्वांचल से शुरू करते हैं, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, फिर बीच में हम आते हैं कन्नौजी है, ये बुंदेली है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी भाषाएं, कुल मिला के 20 जो लोक भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, जिन्हें आप कह रहे हैं, या जनपदीय बोलियां हैं, जनपदीय साहित्य, इनके समन्वित रूप से ही दरअसल ये हमारी नींव के पत्थर हैं। अच्छा। जो आज हिंदी का भव्य प्रासाद खड़ा हुआ है, इन्हीं बोलियों के बल पर इतना समृद्ध है। सर, बहुत से लोग हिंदी की बोलियों को हिंदी से अलग मानकर केवल खड़ी बोली को ही हिंदी मानते हैं। क्या इससे हिंदी कमजोर होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, दरअसल भ्रांतियां हैं। होता क्या है कि जैसे आपके देश के लिए जी हर तरह के षड्यंत्र होते, भाषाई षड्यंत्र हो रहा है। हाँ हाँ। अभी शोध के अनुसार कि हिंदी दुनिया के दूसरी भाषा है मंdarin के बाद जी। जयंतीलाल नौटियाल का तो शोध एक है, उसमें है कि हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन इधर एक षड्यंत्र हुआ इंसाइक्लोपीडिया में, विकिपीडिया में जी, कि हिंदी को 6वें स्थान पर कर दिया गया। अच्छा। और ये कहा गया कि अवधी, भोजपुरी, बुंदेली आदि ये भाषाएं हैं। तो इस तरह से इसके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। बोलियों से हिंदी को कोई खतरा नहीं, और हिंदी तो इनसे समृद्ध हुई है, इन्हीं से बनी हुई। जो खड़ी बोली की आप बात कह रहे हैं, पूर्व प्रदेश, हरियाणा, वहाँ हरियाणा के आसपास, अच्छा, वही कौरव जिसे कहते हैं, पूर्व क्षेत्र, वहीं से उसी भाषा को लेके, उसी बोली को लेके और सारी बोलियों के तमाम सारे संदर्भ लेके हमारी हिंदी विकसित हुई। अच्छा सर, वर्तमान समय में अवधी किन किन चुनौतियों का सामना कर रही है? देखिए, चुनौतियां तो भाषा, कला, साहित्य, संस्कृत के लिए जो है वही अवधी के लिए भी। अच्छा।
लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अवधी ऐसी लोक भाषा है कि भारत के बाहर संभवतः भारत के कोई अगर बोली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला तो अवधी है। अच्छा। नेपाल में अवधी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अच्छा। भारत और नेपाल के 32 जनपदों में अवधी बोली जाती है। अच्छा। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी का है जी। तो इसके आगे तो अब कहने की जरूरत नहीं। तो अकेला हम अगर अवधी की एकमात्र उपलब्धि कहना चाहें तो रामचरितमानस जो है वो जन जन में व्याप्त है जी। अवधी की भाषिक संस्कृत कई देशों में व्याप्त है। अच्छा सर, हिंदी के मानक रूप की तरह आज तक अवधी का मानक रूप क्यों नहीं बन पाया? देखिए ऐसा है कि एक कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर बानी जी। मानक रूप की बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, नेपाल में भी कहा। अगर आप चले इस मामले में रायबरेली बड़ा केंद्र इसलिए है कि नेपाल में जो है बांके जो है जिला वो अवधी का केंद्र है। वहां से चलिए और पार कीजिए तो बहराइच चाहिए। हाँ। बहराइच से आप रुदौली आइए, रुदौली से आए आप आइए सुकुल बाजार, सुकुल बाजार से इनौना, इनौना से रायबरेली और रायबरेली से फतेहपुर। ये जो 300 किलोमीटर की ये सीमा रेखा है, इसी की बोली को आप मानक मान सकते हैं। आप जो रायबरेली बोल रहे हैं आप जाइए नेपाल में आप बढ़िया आराम समझ लेंगे जी। लेकिन इधर जो हमारी पश्चिमी सीतापुर है और पूर्वांचल आपका जो जौनपुर क्षेत्र है, तो उनमें इनमें थोड़ा तो दिक्कत है। उसका भौगोलिक कारण है। और जाहिर सी बात है कि जब कोस कोस पानी बदले, चार कोस पर पानी, तो वैज्ञानिक सत्य है, इसलिए मानक रूप बन रहा है, मानक रूप बन चुका है। अच्छा आप बताइए, रामचरितमानस कौन नहीं पढ़ता? बिल्कुल हर भाषा के लोग पढ़ते हैं। इतने मानक बना हुआ है, प्रयासरत हम लोग हैं। अच्छा सर, अवधी की उपबोलियों और क्षेत्रीय रूपों में भी काफी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए अवधी के 7 रूप है। पूर्वी अवधी, अच्छा, पश्चिमी अवधी, आप जहाँ है वैशाली अवधी, लखनऊ की अवधी केंद्रीय है, बाराबंकी केंद्र, उत्तरी एक अवधी है, गांजरी अवधी है, एक केंद्रीय अवधी है। तो इन सब की जो भौगोलिक संरचना है उसके कारण जो है थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं। अच्छा, यहाँ भी वही सूत्र लागू होता है कि कोस कोस कर पानी बदले। तो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वहाँ की संस्कृतियां हैं, वहाँ के रीति रिवाज हैं, बहुत सारे संदर्भ हैं। अच्छा सर, भोजपुरी क्षेत्र में भोजपुरी सिनेमा लोकप्रिय है, लेकिन अवधी सिनेमा अपेक्षित पहचान नहीं बना पाया। इसके क्या कारण है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, भोजपुरी बाजार की भाषा है, अवधी साहित्य की भाषा है। तो बाजारवादी जो ताकतें हैं, जैसे हम लोग मीडिया में थे तो ये कहते थे कि ये जो मीडिया के लेखन है वो बाजारू होना चाहिए। बाजारू आम आदमी समझते, तो भोजपुरी के साथ ही अच्छा आप ये समझिए कि अवधी में जितने बड़े हिंदी के रचना, अवधी के रचनाकार निकाल दी तो हिंदी आपकी एकांगी हो जाएगी। लेकिन भोजपुरी में भिखारी ठाकुर के अलावा कोई ऐसा है ही नहीं। तो बस सीधी बात है, साहित्य की बात है, और साहित्य की भाषा मर्यादा की बात होती है। और भगवान राम का क्षेत्र है, कि भगवान राम की भाषा है, तो मर्यादा तो हमें यहाँ होने है। आप देख लीजिए, आप जिस सिनेमा की बात कर रहे हैं उसका स्तर इतना गिरता जा रहा है, अश्लीलता के चक्कर में भोजपुरी विनाश की ओर चल चुकी है। हालांकि उसके बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, भाषा बड़ी प्रिय है, बड़ी मधुर है, लेकिन वो बाजारवाद के कारण उसका जो है थोड़ा महत्व तो कम हो रहा है जी। सर, क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में अवधी में नई रचनाशीलता और नवलेखन बढ़ रहा है? अवधी में हिंदी के समानांतर जितनी विविधाएं हैं उसमें सब रचना हो रही है। जैसे अवधी में गजल लिखी जा रही, नवगीत लिखे जा रहे हैं, हाइकू लिखे जा रहे हैं, और तमाम सारी हिंदी जो भी विधाएं, रिपोर्टाज लिखे जा रहे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए वो समानांतर। अब ये बात है अलग की खड़ी बोली के आगे या समानांतर अवधि वो एक प्रतिष्ठा नहीं पा रहे, लेकिन अवधि में बड़ा सृजन हो रहा है। अच्छा, कोई तो रहा है। अच्छा सर, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में अवधि के लिए कौन कौन सी नई संभावनाएं दिखाई देती हैं? देखिए एक बात जान लीजिए, जब भी आप भाषा की बात, लोक भाषा की बात करेंगे, विभाषा की बात करेंगे, तो वहाँ एक होती है लोक संस्कृति। आप इधर अगर देखें कि नहीं देखें, हमारी जो सोशल मीडिया बहुत जुड़े हैं, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, इसमें इस समय रील बनाने वाले अवधि में इतने लोग सक्रिय हैं, और
8-8, 10-10 हजार फॉलोअर हैं। हाँ, सच कह रहे हैं आप जी। वो जैसे मतलब जैसे कबीर हैं जी, कबीर की भाषा तो पूरे देश की भाषा है ना। तो लोक भाषा का ये ताकत है कि हर गांव का आदमी पढ़ लेता है। हम देख रहे हैं दुकानदार बाजार से वो बात संवाद कर रहे हैं, अब वो अपनी रील में उसको ला रहे हैं जी। उसको अवधि कॉमेडी के नाम से करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन फिर आज में बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर आ रही हैं जी। सर, आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का प्रभाव पड़ रहा है। आप अवधी भाषा और साहित्य पर एआई के प्रभाव को किस प्रकार या किस रूप में देखते हैं? एक बात जान लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी होती है जी, तकनीक के क्षेत्र में काम करके, जैसे विज्ञान है जी सर, तो वैसे जो आज की तकनीक है तो भाषा के संदर्भ बहुत जरूरी है। एआई से भाषा का बड़ा कल्याण होगा। अभी कल मैंने एआई पर देखा अपने बारे में। अच्छा। तो मुझे खुद जानकारी, मेरी इतनी जानकारियां हैं उस एआई पर, जबकि मेरी कई 40 किताबें छप चुकी हैं, 7 शोध हो चुके हैं, 45 साल से मैं अवधि में काम कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल में जितना व्यापक विस्तार हुआ है मेरे बारे में जानकारी लोगों को, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ। तो एआई तो बहुत, भविष्य तो इसका बहुत बढ़िया है, लोग भाषाओं को खास करके जोड़ना चाहिए। अच्छा सर, अंत में हमारे श्रोताओं, विशेषकर युवाओं और साहित्य प्रेमियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, मैं जब महसूस करता हूँ, मेरी 72 साल की उम्र है जी, तो एक दौर मैंने वो भी देखा है इस देश में, अभावों का, गरीबी का, संतरात का। फिर 1990 के बाद जो उदारीकरण आया जी, तो इस देश में बाजारवाद ने और भूमंडलीकरण इसको और क्रय शक्ति बढ़ी, उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ी, बहुत सारी चीजें। लेकिन अब उसके दुष्परिणाम आने पर नई पीढ़ी अपनी जड़ों की ओर लौट रही जी। जैसे नई पीढ़ी को अगर देखेंगे तो योगा की ओर जा रही, हाँ। वो पुराने खान पान को महत्व दे रही, वो पुरानी रीति रिवाज को महत्व दे रही जी। तो ये जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी को, अब एक संकट है कि नई पीढ़ी ने जो 50 साल पहले चीज नहीं देखी है, तो उसको हमको ऐसे ही मल्टी, जैसे आप, ये आपका माध्यम बहुत बेहतर कर सकता है। आप लोगों को इस पर बहुत करना चाहिए कि नई पीढ़ी को जोड़िए, ताकि हर व्यक्ति की होती है, हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी परंपरा, संस्कृति, विरासत को स्थानांतरित करें, ये बहुत जरूरी है जी। और ये इसका प्रयास आप लोग भी कर सकते हैं जी सर। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके लोक भाषाओं के संदर्भ में जी सर। आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, आज आपने अवधी भाषा, साहित्य, लोक संस्कृति और उसके भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने बहुमूल्य विचार हमारे श्रोताओं के साथ साझा किए। आपके अनुभव, आपकी विद्वता और आपकी साहित्य साधना से हमारे श्रोताओं को अवधी की समृद्ध परंपरा को समझने और उससे जुड़ने की एक नई प्रेरणा मिली है। अवधी केवल एक बोली नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक स्मृतियों, लोक जीवन और सामाजिक चेतना की अमूल्य धरोहर है। ऐसी धरोहर को संरक्षित और समृद्ध करने में आपका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कलम जब अपनी मिट्टी के पक्ष में उठती है तो वह केवल साहित्य नहीं रचती, इतिहास भी रचती है। आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी, रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 FM के स्टूडियो में पधारकर इस विशेष संवाद को अपना बहुमूल्य समय देने तथा अपने विचार हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं निरंतर साहित्य साधना की मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस विशेष साक्षात्कार को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत आभार।